से दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी शिकार। फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा, हम गरीबों का इस तरह कैसे निभा हो सकता है महारानी। मेरी तो अपने आदमी से एक दिन न पटे, मैं उसे घर में बैठने न दूं। ऐसी ऐसी गालियां सुनाओ कि छठी का दूध याद आ जाए। रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा, क्यों, वह कहेगा नहीं कि तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है? मेरी जो इच्छा होगी वही करूंगा। तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे ले लिया कर। तुझे मेरी दूसरी बातों से क्या मतलब? मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। मुनिया 3 ही दिन से यह लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी। पहले 2-4 घरों में चौका बर्तन कर चुकी थी, पर रानियों से अदब से बात करना अभी उसने सीखा ही नहीं था। उसका सूखा हुआ सावला चेहरा उत्तेजित हो उठा। कर्कश स्वर में बोली, जिस दिन ऐसी बातें मुंह से निकालेगा मुझे उखाड़ लूंगी सरकार। वह मेरा गुलाम नहीं है तो क्या मैं उसकी गुलाम हूँ? अगर वह मेरा गुलाम है तो मैं भी उसकी गुलाम हूँ। मैं आप नहीं खाती, उसे खिला देती हूँ, क्योंकि वह मर्द का बच्चा है। पल्लेदारी में उसे बहुत कसाला करना पड़ता है। आप चाहे फटे पहनो, पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो मजाल है कि वह मुझे आंख दिखाए। अपने घर को आदमी इसलिए तो छापा छोपता है कि उससे बरखा बूंदी से बचाव हो। अगर यह डर लगा रहे कि घर न जाने कब गिर पड़ेगा तो ऐसे घर में कौन रहेगा? उससे तो ऊख की चाह कई अच्छी है। कल न जाने कहाँ बैठा गाता बजाता रहा। 10 बजे रात को घर आया। मैं रात भर उससे बोली ही नहीं। लगा पैरों पर पड़ने घिघिया ने। तब मुझे दया आ गई। यही मुझ में एक बुराई है, मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती। इसी से वह कभी कभी बहक जाता है, पर अब मैं पक्की हो गई हूँ। फिर किसी दिन झगड़ा किया तो या तो वह रहेगा या मैं रहूंगी। क्यों किसी की धौंस हो सरकार? जो बैठकर खाए वही धौंस सहे। यह तो बराबरी की कमाई करती हूँ। वसुधा ने उसी गंभीर भाव से फिर पूछा, अगर वह तुझे बिठाकर खिलाता तब उसकी धौंस सहती? मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई। बोली, बिठाकर कोई क्या खिलाएगा सरकार? मर्द बाहर काम करता है तो हम भी घर में काम करती है। घर के काम में कुछ लगता है कि नहीं? बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल ही जाती है। घर के काम में तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती। पुरुष यह चाहे कि मुझे घर में बिठाकर आप सैर सपाटा करें, तो मुझसे तो यह नहीं सहा जाए। यह कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए हुए बाहर चली गई। वसुधा ने थकी हुई रोआसी आंखों से खिड़की की ओर देखा। बाहर हरा भरा बाग था, जिसके रंग बिरंगे फूल यहाँ से साफ नजर आ रहे थे, और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए सूर्य से आंखें मिला रहा था। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने पूजन करने आ रही थी। मंदिर की दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात के सुनहले आनंद से मुस्कुरा रहे थे, और कार्तिक की शीत रवि छवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी। पर प्रकृति की यह सुरम्य शोभा वसुधा को कोई हर्ष प्रदान नहीं कर सकी। उसे जान पड़ा, प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग्य से मुस्कुरा रही थी। उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोपड़ा किसी अभागिनी वृद्धा की भांति रो रहा था। वसुधा की आंखें सजल हो गई। पुष्प और उद्यान के मध्य में खड़ा वह सूना झोपड़ा उसकी विलास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव मित्र था। उसके जी में आया, जाकर झोपड़े के गले लिपट जाओ और खूब रो। वसुधा को इस घर में आए 5 वर्ष हो गए। पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था,
माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वह एक विशाल भवन में आई थी, जहाँ संपत्ति उसके पैरों में पड़ी हुई थी। उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी। पति प्रेम गौण सी वस्तु थी, पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट नहीं रह सका। पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा। कुछ दिनों में उसे मालूम हुआ मुझे परम रत्न भी मिल गया, पर थोड़े ही दिनों में वह भ्रम जाता रहा। कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे, उदार थे, बलवान थे, शिक्षित थे, विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय भी करना जानते थे। उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार नहीं था। वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को भी लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का सामान था। घुड़दौड़ और शिकार, सट्टे और मकार जैसे सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था, और प्रेम से वंचित होकर वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी। 2 पुत्र रत्न पाकर भी वह सुखी नहीं थी। कुंवर साहब 1 महीने से ज्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौट कर नहीं आए, और यह ऐसा पहला ही अवसर नहीं था। हाँ, अब उनकी अवधि बढ़ गई थी। पहले वह 1 सप्ताह में लौट आते थे, फिर 2 सप्ताह का नंबर चला, और अब कई बार से एक महीने की खबर लेने लगे। साल में 3-3 महीने शिकार की भेंट हो जाते थे। शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ का राग छिड़ता, कभी मेरठ, कभी पूना, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता। घर पर ही रहते तो अधिकतर लंपट रईसजादों के साथ गप्पे उड़ाया करते। पति के यह रंग ढंग देखकर वसुधा मन ही मन कुढ़ती और घुलती जाती थी। कुछ दिनों से हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा। वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से यह दृश्य देखती रही। फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया? फोन ने जवाब दिया, जी हाँ, अभी खत आया है। कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है। वसुधा ने जलकर कहा, मैं यह नहीं पूछती, आने को कब लिखा है बताओ। आने के बारे में तो कुछ लिखा नहीं। यहाँ से उनका पड़ाव कितनी दूर है? यहाँ से 200 मील से कम नहीं होगा। पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है। मेरे लिए 2 मोटरों का इंतजाम कर दीजिए, मैं आज वहां से जाना चाहती हूँ। फोन ने कई मिनट बाद जवाब दिया, 1 मोटर तो वह साथ ले गए हैं, एक हाकिम जिला के बंगले पर भेज दी गई, तीसरे बैंक के मैनेजर की सवारी में, चौथी मरम्मत हो रही है। वसुधा का चेहरा क्रोध से तलमला उठा। बोली, किसके हुक्म से बैंक के मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरें भेजी गई? आप दोनों मंगवा लीजिए, मैं आज जरूर जाऊंगी। उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटरें भेजी जाती रही है, इसलिए मैंने भेज दी। अब आप हुक्म दे रही है तो मंगवा लूंगा। वसुधा ने फोन से आकर सफर का सामान ठीक करना शुरू किया। उसने उसी आवेश में आकर अपना भाग्य निर्णय करने का निश्चय कर लिया था। परित्यक्ता की भांति पड़ी रहकर जीवन को समाप्त नहीं करना चाहती थी। वह जाकर कुंवर साहब से कहेगी, अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति के गुलाम बनकर रहूं, तो यह मुझसे नहीं होगा। आपकी संपत्ति आपको मुबारक हो। मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे जौ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी। इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में बगुलों की भांति उठ रही थी। डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा, मैं अंदर आ जाऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा, आज क्षमा कीजिए, मैं जरा पीलीभीत जा रही हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, आप पीलीभीत जा रही हो? आपका ज्वर चढ़ जाएगा। इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह नहीं दूंगा।
वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठाकर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला, लाइए, मैं टेम्परेचर ले लूं। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा। टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं, मेरा इरादा पक्का हो गया है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्द मरी नहीं जा रही हूँ। फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत ही हो तो आप क्या करोगे? डॉक्टर ने एक बार आग्रह किया, फिर विस्मय से सिर हिलाता चला गया। रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से 10 कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना था, इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर पर ही जाते थे। वसुधा ने उसी से जाने का निश्चय किया। 10 बजते बजते दोनों मोटरें आ गई। वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा, अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट लूंगी। अच्छी दिल लगी है, घर को रोए बन की गाय। हमने अपने आराम के लिए मोटरें रखी है, किसी की खुशामद करने के लिए नहीं। जिसे मोटर पर सवार होने का शौक हो मोटर खरीदे। यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फतिया पढ़ने बैठ गए। वह चली तो दोनों बच्चे गुनगुनाए। मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर कौवा को मारने जा रही है तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ा। वसुधा ने आज सुबह से उन्हें प्यार नहीं किया। उसने जलन से सोचा, मैं ही इन्हें प्यार क्यों करूं? मैंने ही इनका ठेका लिया है क्या? वह तो वहां जाकर चैन करे और मैं यहाँ इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूं। लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा। दोनों को बारी बारी से गोद में लिया, उन्हें प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वह सजल नेत्रों के साथ घर से निकली। मार्ग में भी उसे बच्चों की याद बार बार आती रही। रास्ते में कोई गांव आ जाता तो छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते। तो वसुधा का जी चाहता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लूं। मोटर जितने वेग से आगे बढ़ी जा रही थी उतने ही वेग से उसका मन सामने के वृक्ष समूहों से के पीछे की ओर उड़ा जा रहा था। कई बार इच्छा हुई घर लौट चलो, जब उन्हें मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों उनकी फिक्र में प्राण दूं। जी चाहे आवे या ना आवे, लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बात करने के लिए प्रलोभन की वजह को वह रोक नहीं सकी। सारी देह थक कर चूर चूर हो रही थी। ज्वर भी हो आया था, सिर पीड़ा से फटा जा रहा था, पर वह संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जब वह 10 बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुधि नहीं थी। जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। शोर की आवाज सुनते ही कुंवर साहब निकल आए और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए जी, कुशल तो है? शोफर ने समीप आकर कहा, रानी साहब आई है हुजूर, रास्ते में बुखार हो गया है, बेहोश पड़ी हुई है। कुंवर साहब ने वही खड़े कठोर स्वर में पूछा, तो तुम उन्हें वापस क्यों नहीं ले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था यहाँ कोई वैद्य हकीम नहीं है? शोफर ने सिट पिटाकर जवाब दिया, हुजूर, वह किसी तरह मानती ही नहीं थी, तो मैं क्या करता? कुंवर साहब ने डांटा, चुप रहो जी, बातें मत बनाओ। तुमने समझा होगा, शिकार के बाहर देखेंगे और पड़े पड़े सोएंगे। तुमने वापस चलने को कहा ही नहीं होगा। शोफर, वह मुझे डांटती थी हुजूर। तुमने कहा था? मैंने कहा तो नहीं हुजूर। बस तुम चुप रहो, मैं तुमको भी पहचानता हूँ। तुम्हें मोटर लेकर इसी वक्त लौटना पड़ेगा। और कौन कौन साथ है? शोफर ने दबी हुई आवाज में कहा, एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं और एक पर खुद रानी साहिबा है।
यानी कोई साथ नहीं है? हुजूर, मैं तो हुक्म का ताबेदार हूँ, बस चुप रहो। यूँ झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। सिर्फ गर्म तवा हो रहा था। उस ताप ने मानो उसकी सारी क्रोध ज्वाला को खींच लिया। लपक कर बंगले में आए, सोए हुए आदमियों को जगाया, पलंग बिछवाया, अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में ले आए और पलंग पर लेटा दिया। फिर उसके सिरहाने खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे। उस धूल से भरे मुखमंडल और बिखरे हुए रंजित केशों में आज उन्होंने आग्रह में प्रेम की झलक देखी। अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था, जिससे उनके प्रेम की परवाह नहीं थी, जो अपने बनाव सिंगार में ही मग्न थी। आज धूल के पाउडर और पोमेड में वह उसके नारीत्व का दर्शन कर रहे थे। उसमें कितना आग्रह था, कितनी लालसा थी। अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी। पिंजरे का द्वार खुलकर क्या उसका स्वागत नहीं करेगा? रसोइये ने पूछा, क्या सरकार अकेली आई है? कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा, हाँ जी, और क्या, इतने आदमी हैं, किसी को साथ नहीं लिया। आराम से रेलगाड़ी में आ सकती थी, यहाँ से मोटर भेज दी जाती। मन ही तो है, कितने जोर का बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता। जरा सा पानी गर्म करो और देखो कुछ खाने को बना लो। रसोइये ने सोचा, ठाकुर सोहाती की 100 कोस की दौड़ बहुत होती है सरकार। सारा दिन बैठे बैठे बीत गया। कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके कहा, कचुम्बर तो हम लोगों का निकल जाता है, 2 दिन तक कमर सीधी नहीं होती, फिर इनकी क्या बात है? ऐसी बेहुदा सड़क दुनिया में नहीं होगी। यह कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर पर मलने लगे। वसुधा का ज्वर 21 दिन तक नहीं उतरा। घर के डॉक्टर आए, दोनों बालक, मुनिया, नौकर चाकर सभी आ गए। जंगल में मंगल हो गया। वसुधा खाट पर पड़ी पड़ी कुंवर साहब की शुश्रूषाओं में अलौकिक आनंद और असंतोष का अनुभव किया करती। वह दोपहर दिन चढ़े तक सोने की आदी थे। कितने सवेरे उठते, उसके पथ्य और आराम की जरा सी बातों का कितना ख्याल रखते। जरा देर के लिए स्नान और भोजन करने जाते, फिर आकर बैठ जाते। एक तपस्या सी कर रहे थे। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था। चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली नहीं थी, कुछ व्यस्त से रहते थे। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते? मैं तो शिकार खेलने ही आई थी, मगर न जाने किस बुरी साइट में चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान ही नहीं आया था। इसकी चर्चा ही नहीं होती थी। शिकारियों का आना जाना, मिलना जुलना बंद था। एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था। कुंवर साहब ने उसकी ओर कुछ ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वह सूखा सा हो गया। वसुधा के पास बैठने, उससे कुछ बातें करके उसका मन बहलाने, दवा और पथ्य बनाने में ही उन्हें आनंद मिलता था। उनका भोग विलास जीवन के इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया। वसुधा की एक हथेली पर अंगुलियों से रेखा खींचने में मग्न थी। शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उसे आग्नेय नेत्रों से देखते। वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ। वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है। अमर्ष भरे स्वर में बोले, हाँ, शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन सा अवसर मिलेगा। वसुधा ने आग्रह किया कि अब मैं अच्छी हूँ, सच देखो, मेरे चेहरे पर वह पीलापन नहीं रहा।
तुम अलबत्ता बीमार से हो जाते हैं, जरा मन बहल जाएगा। बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है। वसुधा ने साधारण सी बात कही थी, पर कुंवर साहब के हृदय पर वह चिंगारी के समान लगी। इधर वह अपने शिकार के खब्त पर कई बार पछता चुके थे। अगर वह शिकार के पीछे यूं न पड़ते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और बीमार पड़ती। उन्हें मन ही मन इसका बड़ा दुख था। इस वक्त कुछ नहीं बोले, शायद कुछ बोला ही नहीं गया। फिर वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे। वसुधा ने उसी सरल भाव से कहा, अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए, जरा मंगाओ, देखो तो सही। उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं ले लूंगी। अब कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूंगी। बोलो, मुझे ले चलोगे ना? मैं मानूंगी नहीं, बहाने मत करने लगना। अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मरज था। सैकड़ों ही खाले जमा कर रखी थी। उनके कई कमरों में फर्श, गद्दे, कोच, कुर्सियां, मोढ़े सब खालों के ही थे। ओढ़ना और बिछौना भी खालों का ही था। बाघंबरों के कई सूट बनवा रखे थे। शिकार में वही सूट पहनते थे। अब की भी बहुत से सींग, सिर, पंजे, खाले जमा कर रखी थी। वसुधा का इन चीजों से अवश्य मनोरंजन होगा। यह नहीं समझे कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश न पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है। जाकर वह चीजें उठवा लाए, लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए। डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी न लगे। वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा, चीजें नहीं लाए? लाया हूँ, मगर कहीं डॉक्टर साहब न हो। डॉक्टर ने पढ़ने लिखने का मना किया था। तोहफे लाए गए। कुंवर साहब एक एक चीज निकालकर दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से नहीं दिखी थी, जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मगन हो रहा हो। बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह जिद्दी, उतने ही आतुर, उतने ही सरल हो जाते हैं। जिन किताबों में भी मन नहीं लगा हो वह बीमारी के बाद पढ़ी जाती है। वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी हो। चीतों की खालें थी, बाघों की, मृगों की, शेरों की। वसुधा हर एक खाल नई उमंग से देखती, जिससे बायोस्कोप के एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आ रहा हो। कुंवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे। यह जानवर कैसे मारा गया, उसके मारने के लिए क्या क्या बाधाएं पड़ी, क्या क्या उपाय करने पड़े, पहले कहाँ गोली लगी आदि। वसुधा हर एक की कथा आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रही थी। इतना सजीव स्फूर्तिमय आनंद उसे आज तक किसी कविता, संगीत या आमोद में भी नहीं मिला था। सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी, वही उसने छाटी। कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी। उसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे। बोले, तुम बाघंबरों में से कोई एक ले लो, यह तो कोई अच्छी चीज नहीं। वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींच कर कहा, रहने दीजिए, आपकी सलाह, मैं खराब ही लूंगी। कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कहा, तुम वही ले लो। मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था, मैं फिर वैसा ही मार लूंगा। तो तुम मुझे चकमा क्यों देते हो? चकमा कौन देता था? अच्छा, खाओ खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है। कुंवर साहब ने हार की हंसी हंसकर कहा, कसम क्यों खाए? इस एक खाल के लिए? ऐसी ऐसी 1,00,000 खाले हो तो तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दूं। जब शिकारी सब खाले लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा, मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा। वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा, अब मैं भी शिकार खेलने चलूंगी। फिर वह सोचने लगी, वह भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी। उस पर लाल ऊन से लिखा जाएगा, प्रियतम। जिस ज्योति के मंद पड़ जाने से हर एक व्यापार
हर एक व्यंजन पर अंधकार छा गया था, वह ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी। शिकारों का वृत्तांत सुनने की वसुधा को चाट सी पड़ गई। कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े। उसका सुनने से जी ही नहीं भरता था। अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था, जिसके सुख दुख, हानि लाभ, आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार नहीं था। वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि नहीं थी, बल्कि अरुचि थी। कुंवर साहब इस पृथक संसार की बातें उससे छिपाते थे, पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश, एक वरदानों वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया, मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब नहीं हुआ। वसुधा स्वस्थ हो गई थी। कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी। उस दिन से जब देखो वृक्षों की छाह में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी, कुंवर साहब हर्ष से उछल पड़े। नौकरों को इनाम दिए गए, ब्राह्मणों को दान दिया गया। इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की मम्मी बनाकर रखी गई। वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह, एक नया उल्लास, एक नई आशा थी। पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त नहीं था। अब उसमें विश्वास था, बल था, अनुराग था। कई दिनों के बाद वसुधा की साधा पूरी हुई। कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने के लिए राजी हुए और शिकार था शेर का, और शेर भी वह जिसने इधर एक तरफ 1 महीने के आसपास के गांव में तहलका मचा दिया था। चारों तरफ अंधकार था, ऐसा सघन कि पृथ्वी उसके बाहर से कराहती हुई जान पड़ती। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे हुए थे। बहुत अंधकार था, बहुत भयंकर जंतु था। अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर खींच कर ले भागा था। उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे। मचान इतना ऊंचा था कि चिता उछलकर नहीं पहुंच सकता था। हाँ, उसने यह देख लिया कि वह आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा था। दुष्ट को एक चाल सूझी। वह पास के गांव में गया और वहां से एक लंबा बांस उठा लाया। बस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला और जब उसकी कच्ची सी बन गई तो उसे न जाने अगले पंजों या दांतों से उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा। वह जानता था बाल बांस के रेशों में फंस जाएंगे। एक झटके में वह अभागा आदमी नीचे आ रहा। इसी मानस बख्शी चीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे। नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांध दिया गया था और शेर के आने की राह देखी जा रही थी। कुंवर साहब शांत थे, पर वसुधा की छाती धड़क रही थी। जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वह चौंक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले चौंक कर कुंवर साहब के गले लग जाती। कुंवर साहब बीच बीच में उसको हिम्मत बंधाते जाते थे। जो ही भैंसे पर आया, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारी गोली की नौबत ही नहीं आने पावेगी, वसुधा ने सिहर कर कहा। और जो कहीं निशाना चूक गया तो वो उछलेगा, तो फिर दूसरी गोली चलेगी। तीनों बंदूकें तो भरी पड़ी है ना। तुम्हारा जी घबराता तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूँ पहला मेरा ही निशाना होता। पत्ते खड़खड़ा उठे। वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई। कुंवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, दिल मजबूत रखो। वसुधा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, जरा चौंक पड़ी थी। सहसा भैंसे के पास 2 चिंगारियां सी चमक उठी।
कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए। जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना मारा, खाली गया। दूसरा फैर किया, चीता जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं। क्रोध से पागल होकर इतना जोर से गरजा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा। कुंवर साहब तीसरा फैर करने जा रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी। उसके अगले पंजों में के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े। कितना भीषण अवसर था। अगर एक पल का भी विलंब होता तो कुंवर साहब की खैरियत नहीं थी। शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थी। उसकी दुर्गंधमय सांस देह में लग रही थी। हाथ पांव फूले हुए थे। आंखें भीतर की ओर सिकुड़ी जा रही थी, पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी। उसने अपनी बंदूक संभाली। शेर के और उसके बीच में 2 हाथ से ज्यादा अंतर नहीं था। वह उचक कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी। धाए! शेर के पंजे ढीले पड़े, नीचे गिर पड़ा। अब समस्या भीषण थी। शेर से 3-4 कदम पर ही कुंवर साहब गिर पड़े थे। शायद चोट ज्यादा आई हो। शेर में अगर अभी दम है तो वह उन पर जरूर वार करेगा। वसुधा के प्राण आंखों में थे और बल कलाइयों में। इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुभा देता तो उसे खबर नहीं होती। वह अपने होश में नहीं थी। उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी। उसने बिजली की बत्ती जलाई, देखा शेर उठने की चेष्टा कर रहा है। दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर लिए नीचे कूदी। शेर जोर से गुर्राया। वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया। कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए। दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया। अरे यह क्या? वसुधा बेहोश थी। भय उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था। भय के शांत होते ही मूर्छा आ गई। 3 घंटों के बाद वसुधा की मूर्छा टूटी। उसकी चेतना अभी भी उन्हीं भयप्रद परिस्थितियों में विचर रही थी। उसने धीरे से डरते डरते आंखें खोली। कुंवर साहब ने पूछा, कैसी हो? वसुधा ने उसकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा, वहां से हट जाओ, ऐसा न हो झपट पड़े। कुंवर साहब ने हंसकर कहा, शेर कब का ठंडा हो गया है, वह बरामदे में पड़ा है। ऐसे डील डोल का और इतना भयंकर शेर मैंने नहीं देखा। वसुधा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुंवर, बिल्कुल नहीं। तुम कूद क्यों पड़ी? पैरों में बड़ी चोट आई होगी। तुम जीती कैसी बच्ची, यह आश्चर्य है। मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी नहीं कूद सकता। वसुधा ने चकित होकर कहा, मैं कहाँ कूदी? शेर मचान पर आया इतना याद है, इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुंवर को भी विस्मय हुआ। वाह, तुमने उस पर 2 गोलियां चलाई। जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूस दी। बस वही ठंडा हो गया। बड़ा भयंकर जानवर था। अगर तुम चूक जाती तो वह नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता। मेरे पास तो छुरी भी नहीं थी। बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी। अंधेरे में कुछ सूझा ही नहीं दे रहा था। तुम्हारे ही प्रभाव से इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुमने मुझे प्राणदान दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ से कुछ हुआ। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछड़े मित्र से मिली हो। हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी। जिन नौकरों से वह महीनों से सीधे मुंह बातें नहीं करती थी, वह आज उनसे हंस हंस कर कुशल पूछती, जैसे अपनी पिछली रुखाइयों की पटौती कर रही हो। संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला आ रहा था। वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी। उस दृश्य में आज जीवन था, विकास था, उन्माद था। केवट का वह सूना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था।
प्रकृति में मोहिनी भरी हुई थी। मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी। वसुधा के मन में कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली गई। आनंद से भरे भंडार में अब वह कुछ दान भी कर सकती थी। जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकालती। उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले, अच्छा, पूजा करने जा रही हो? मैं भी वही जा रहा था। मैंने एक मनौती मान रखी है। वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा, कैसी मनौती है? कुंवर साहब ने हंसकर कहा, यह नहीं बताऊंगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।